सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि है मनी एंड क्रेडिट। सो ऑल्दो हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब हम वन शॉट एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये हमारा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी एक्सप्लेनेशंस। सबसे पहला टॉपिक क्या है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें सबसे शुरुआत में ही हमें बता दिया है क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम क्या था? जब हमारे पास पैसे नहीं थे, लाइक करेंसी, नोट्स और कॉइन्स, ये सारी चीजें नहीं थी, उस समय हम क्या करते थे? उस समय हम एक्सचेंज करते थे, हम गुड्स एक्सचेंज करते थे। लाइक हमारे पास अगर चीनी है तो हमने चीनी किसी को बेचा और उसके बदले में कुछ और खरीद लिया। लाइक हमारे पास चीनी है और हमें क्या चाहिए? हमें चावल चाहिए, तो हम वैसे इंसान को बेचेंगे जिसको चावल के बदले चीनी चाहिए होगा और चीनी के बदले चावल हमें चाहिए है। तो उस हिसाब से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये बड़ा परेशानी हो जाता था। जरूरी थोड़े है कि हमें चावल चाहिए तो उसे दूसरे सामने वाले को भी चीनी चाहिए होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था लाइक ट्रेड करना उस समय पे। बार्टर सिस्टम तो यही था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बट जब से हमारे पास करेंसीज आए उसके बाद से ये प्रॉब्लम बहुत इजीली ठीक हो गया। लाइक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया? वो इस तरीके से क्योंकि हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। लाइक पैसे दो, पैसे के जरिए हम लोग खरीद लेते हैं। अब हर एक चीज का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है, चाहे वो हमारी लाइक ड्रेसेस हो या ऑर्नामेंट्स हो या कोई भी चीज हो, सबका वैल्यू अलग अलग है। हम एक चीज के वैल्यू के अकॉर्डिंगली दूसरे चीज की वैल्यू नहीं लगा सकते। इस वजह से मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा काम का रहा। अब हम जितने भी बायर्स हैं, अगर हमें शूज खरीदना है तो उस शूज के बदले में हम क्या देंगे? पैसे देंगे, नॉट एनी अदर थिंग्स। सो हम इजीली खरीद सकते हैं कोई भी कमोडिटी। अब आते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। देखो, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी में तो सबसे पहला आता है हमारा करेंसी, जैसे करेंसी, कॉइन्स, नोट्स एंड ऑल। ये सारी चीजें हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी में आती है। पेपर नोट्स और जो भी जैसे प्रीशियस मेटल्स, हम लोग पहले क्या करते थे? एकदम शुरुआत में हम लोग गोल्ड कॉइन्स, वो सोने की मुद्राएं और सिल्वर चांदी की मुद्राएं, ये सारी यूज की जाती थी। तो जितना का ना सामान है उससे ज्यादा तो हम कॉइन्स दे देते थे। ये तो बड़ा टेंशन हो जाता था, अगर मेटल्स, इतने प्रीशियस मेटल्स हम लोग कॉइन्स में यूज कर देते थे। उनकी तो वैल्यू 1 रुपए 2 रुपए जैसी हो गई, जबकि उनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया? हम लोग पेपर नोट्स निकाले जिसकी वैल्यू, लाइक हम लोग जो भी सामान खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, कोई प्रीशियस मेटल्स नहीं। तो आपका करेंसी क्या है? हमारा कॉइन्स, नोट्स, ये सारी चीजें। इसके बाद आते हैं हम डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट्स विद बैंक इज लाइक डिमांड डिपॉजिट, हम लोग देख सकते हैं। हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं सो दैट हमारा पैसा कहीं खराब ना हो, लाइक चोरी ना हो, खो ना जाए। हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं पैसे। बहुत समय तो हमें डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती, सैलरी डायरेक्ट बैंक में ही आता है, तो हम निकाल कर फिर तो जरूरत नहीं है हम लोगों को, लाइक कहीं से सैलरी मिली फिर हम बैंक में डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सैलरी तो डायरेक्ट बैंक में आ जाता है। सैलरी उस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें जब भी निकालना होगा बैंक से, हम डिमांड डिपॉजिट, जो कि डीडी जिसको कहा जाता है, वो हम दे देंगे, वो बैंक में दे देंगे एंड फिर वहां से हम निकाल लेंगे जो भी हम लोगों को चीजें चाहिए, वो हम पैसे निकाल लेंगे, जितना भी पैसा चाहिए, 500 100 200 जितना भी चाहिए हम निकाल सकते हैं बैंक से। तो इसमें क्या होना कि पैसा भी सेफ रहा और हमने बैंक से यूज भी कर लिया। एट द सेम टाइम लालच क्या होती है कि अगर बैंक के पास जमा होगा तो बैंक थोड़ी थोड़ी करके हमें इंटरेस्ट भी देगी। मतलब काम कुछ नहीं किया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल गया हम लोगों को बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से। फिर है हमारा चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स क्या होता है? चेक पेमेंट भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। यहाँ पर हम लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक कॉइन्स एंड नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ चेक में अकाउंट होल्डर का नाम और जितना भी पैसा हम दे रहे हैं वो, और सिग्नेचर करके दे देते हैं विद डेट, एंड हमारा काम हो जाता है। हमें ज्यादा कैश ले जाकर एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने चेक दे दिया, भाई साहब आप समझो आपको जो करना है, आप समझो आपको कैसे यूज करना है। तो इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं चेक्स वाले पेमेंट में। तो ये सारी चीजें हुई हमारी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसीज में। अब अगर हम बात करें लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक कैसे काम करती है? देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो होते हैं डिपॉजिटर्स। बैंक जैसे कि मैं, चलो मान लेती हूँ मैं बैंक हूँ, मान लेते हैं। जो डिपॉजिटर्स है वो लोग हो गए पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स डिपॉजिट करते हैं। फाइन, पेरेंट्स ने डिपॉजिट किए पैसे
बैंक के पास, जिसके एवज में जिसके एक्सचेंज में उन्हें क्या चाहिए, मनी मेक विड्रॉवल एंड गेट इंटरेस्ट। तो वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट में और उसके एक्सचेंज में क्या लेंगे, आपका अच्छा रिजल्ट। सो बोरोवर हो गया हमारा, सॉरी डिपॉजिटर हो गए हमारे पेरेंट्स, मैं हो गई बैंक, और आप हो गए हमारे क्या, बोरोवर्स। सो बोरोवर्स आर लाइक जिनको बैंक से पैसे निकालने हैं एज अ लोन। तो आपको मुझसे एजुकेशन चाहिए एज अ लोन, चलो ठीक है लोन कहते हैं। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, आप मुझे फी पे करोगे, आप मेरी पढ़ाई सुनोगे। सो दैट्स द इंटरेस्ट दैट यू गिव मी फॉर दैट लोन दैट यू हैव टेकन फ्रॉम मी। सो इस तरीके से बैंक काम करती है। जैसे बोरोवर ने क्या किया, डिपॉजिटर ने क्या किया, डिपॉजिटर ने पैसे जमा किए, तो मैं उन्हें इंटरेस्ट दूंगी, बैंक उन्हें इंटरेस्ट देगा। बट जहां पर बोरोवर की बात आती है, बोरोवर पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं वो, तो हम उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फायदा बैंक को क्या हुआ, यहाँ पर इसने पैसे जमा किए, इसे इंटरेस्ट दे दिया, वहां पर उसने पैसे निकाले तो उससे इंटरेस्ट ले लिया। लेकिन फायदा हुआ क्या, फायदा यहाँ ये हुआ कि हमने इंटरेस्ट तो दिया लेकिन कम इंटरेस्ट दिया। जो हमारे डिपॉजिटर्स है उनको इंटरेस्ट कम दिया, और जो हमारे बोरोवर्स है उनसे इंटरेस्ट ज्यादा लिया। तो ये जो बीच का जो अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट, वो हो गई बैंक की, क्या कह सकते हैं हम लोग, बैंक की प्रॉफिट, बैंक का प्रॉफिट हो गया वो। उसके बाद आते हैं हम टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो देखो ये टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस में क्रेडिट और लोन की अगर बात करें तो लोन अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। जैसे यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में एक क्रेडिट सिचुएशन जो हम लोगों को दिखाया सलीम के बारे में, वो बहुत अच्छा था, लाइक पॉजिटिव रोल था उसका, पॉजिटिव था, सब कुछ बहुत ही सही से। जैसे सलीम ने पैसे उठाए, किससे, उसको शू बनाने के लिए उसे दिया गया था ऑर्डर, 1000 शूज के ऑर्डर दिए गए थे। उसने लेदर वाले को थोड़ा बहुत एडवांस किया, लेदर वाले को बोल दिया कि भाई साहब मुझे जब पूरा का पूरा पेमेंट मिल जाएगा तब मैं आपको दे दूंगा पैसे। फिर उसने क्या किया, उसने वो जो एडवांस ले लिए, उसने कुछ जूतों के एडवांस ले लिए। 3000 शूज बनाने का ऑर्डर मिला था जिसमें 1000 शूज का उसने एडवांस ले लिया कि आप मुझे पहले ही एडवांस कर दो। तो उसने एडवांस ले लिया, ये तो क्रेडिट ही हुआ ना, आखिर बिना बिना काम किए पहले ही पैसे ले लेना। सो क्रेडिट के हिसाब से ये फिर हमारे जो लेदर वाले हैं, लेदर से भी तो क्रेडिट ही लिया था उन्होंने, लेदर जो देने वाले हैं उनसे भी बोला कि मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ अभी, बाद में पूरे के पूरे पैसे दे दूंगा। सो इसमें क्या हुआ, ये अश्योर्ड हो गया, सलीम का जो सैलरी या जो भी बोलो प्रॉफिट है वो अश्योर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही एडवांस में पैसे ले लिए 1000 शूज के, अब उसे 3000 शूज बनाकर देने थे, वर्कर्स को भी काम में रख लिया, खुद भी काम कर रहा था, और लेबर जो लेदर जो प्रोड्यूसर है उसको भी दे दिया कुछ पैसे। तो इस जगह पर सलीम का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसका कोई लॉस नहीं हुआ, वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाया उसने फेस्टिव सीजन में। बट वही जब दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं, स्वप्ना का सिचुएशन देखते हैं, तो स्वप्ना की प्रॉब्लम की वजह से उसे वो डेब्ट ट्रैप में फंसी चली गई। पहले उसने खेती करने के लिए जमींदार से कुछ पैसे लिए, उठाए पैसे उसने, लेकिन उसका जो ये था, सारे के सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सब कुछ करने के बाद भी उसका जो क्रॉप था वो क्या हुआ, वो खराब हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्या हुआ ना, क्रॉप फेलियर होने की वजह से उसकी तो कोई कमाई ही नहीं हो पाई। कोई कमाई नहीं हो पाने की वजह से उसे क्या करना पड़ा, उसे दोबारा से क्रेडिट लेना पड़ा। दोबारा से वो कहाँ गई, तो दोबारा से लैंड ओनर से क्रेडिट लिया। अब लैंड ओनर से जो क्रेडिट लिया था उसने, या फिर मनी लेंडर अगर हम बात करें, मनी लेंडर से उसने जो क्रेडिट लिया, सो मनी लेंडर ने क्या किया, मनी लेंडर ने तो उसे अच्छे खासे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसे पैसे दिए थे। पहला वाला तो वो चुका नहीं पाई, जो ग्राउंडनट उगाने के लिए उसने लिया था लोन, वो तो वो चुका नहीं पाई। अब उसने दूसरा भी ले लिया। अब दूसरे और पहले दोनों के दोनों लोन्स को चुकाने के लिए क्या करना पड़ा उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो डेब्ट ट्रैप में फंसते गई, एक दलदल में फंसते गई, जो कर्ज की दलदल में फंसते गई, और कर्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, हर एक महीने के साथ उसके सर पे बैठता जा रहा है ये सारा का सारा। तो इस तरीके से काम हो गया हमारा। क्रेडिट इन दिस सिचुएशन पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। एग्जैक्टली, रिकवरी बहुत ही ज्यादा बुरा रहा, बिकॉज उसे अपने जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। तो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, केस बेस्ड स्टडीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स के इन्हीं सारी चीजों से आते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स के ये जो हमारे प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं उन्हीं सारी चीजों से आते हैं। तो
प्लीज बार बार करके इन सबको तो एक बार रीड करना ही, एंड नॉट ओनली एक्सप्लेनेशन, उसके बाद के भी जो कुछ पैराग्राफ्स है ना, 1-2 पैराग्राफ्स, उसे भी पढ़ना, क्योंकि वो सिचुएशन समझाता है हमें, जैसे क्रेडिट पेनफुल सिचुएशन है, डेब्ट ट्रैप है, ये सारी की सारी चीजें हमें बाद में समझाता है। लाइक स्वप्ना का एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद हमें बताएगा बाकी के ये पैराग्राफ्स में। अब आते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? बैंक बिना किसी फायदे के किसी को लोन वोन नहीं देने वाली। सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इसमें क्या है, जितना भी अगर कोई भी किसी को भी लोन चाहिए तो क्रेडिट में उसे क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट लोन के बदले उसे क्या देना पड़ेगा? सबसे पहला तो कोलेट्रल। कोलेट्रल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बैंक से लोन लेना है तो, बिना कोलेट्रल के तो कोई लोन ही नहीं मिल सकता। सो कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल वो है जैसे कि हमारे पास अगर कोई जमीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई व्हीकल है, कोई लाइफ स्टॉक्स है, वो कुछ भी है, उसके जमीन के कागजात या व्हीकल्स के कागजात या जो भी कागजात है वो हमें बैंक के पास जमा करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गिरवी। गिरवी रखना पड़ता है। सो गिरवी रखने के बाद ही जब बैंक देखती है कि अगर ये बंदा या बंदी मुझे पैसे नहीं भी दे पाता है तो भी मैं इसके एसेट्स को बेचकर अपना जो प्रॉफिट है वो कमा लूंगा। सो इस हिसाब से बैंक क्या करती है, हमें लोन देती है हमारे कोलेट्रल के एवज पे। और अगर किसी के पास कोलेट्रल नहीं है तो हमें लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप ज्वेलरी गोल्ड लोन ले सकते हो, या आप घर के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन आपके पास कोलेट्रल होना चाहिए। बैंक को आपको दिखाना पड़ेगा कि कुछ मेरे पास है जिससे मैं रिपे कर सकता हूँ आपके पैसे। अगर नहीं तो फिर आपको बैंक लोन नहीं देगी। प्रॉपर्टीज सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइवली स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल यूज्ड फॉर बोरोइंग्स। अब हाउस लोन, हाउस लोन, मेघा ने एक हाउस लोन लिया था, लाइक मेघा ने 5 लाख का लोन लिया था ताकि वो घर खरीद सके। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में? तो पर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, 1-1% पर मंथ वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया था। 10 साल उसे लगे उस लोन को रिपे करने में, लेकिन 10 साल तक बैंक ने उसे उसका घर उसके नाम पे नहीं किया। 10 साल बाद जब मेघा ने अपना पूरा का पूरा लोन क्लियर कर दिया, सारे पैसे दे दिए बैंक को, उसके बाद जाकर बैंक ने उसे उसका घर उसके नाम पे किया। सो बैंक क्या करती है, अगर हम होम लोन लेते हैं, जब तक हम पूरा का पूरा पैसा नहीं चुका देते हैं होम लोन का, तब तक बैंक हमारा घर हमारे नाम पे नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर हम किसी कारण से नहीं चुका पाते हैं लोन तो क्या करेगी बैंक? हमारा घर, चाहे हमने जितना भी पैसा दिया हो पहले से, वो हमारा घर हमसे ले लेगी और नीलाम करके जितना भी उसका पैसा बचेगा, लाइक जो भी उसकी प्रॉफिट, उसे जो भी जितना भी पैसा उसका निकलना होगा वो सारा लेकर उसके बाद फिर तुम्हें दे देगी। सो ये सारी चीजें हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, ये सब क्या है? कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हो गए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर कोलेट्रल, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ मिलाकर हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सब कुछ मिलाकर होता है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये तो हो गया हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंप्लीट। फिर आते हैं वैरायटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रेडिट अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहला क्या है? लोन ऑब्टेन फ्रॉम मनी लेंडर एंड एग्रीकल्चरल ट्रेडर। तो यहाँ पर श्यामलाल वाला सिचुएशन था ना, श्यामलाल पहले क्या करता था, उसे अगर क्रॉप्स उगाने होते थे तो वो पहले मनी लेंडर से पैसे लेता था। मनी लेंडर उसे 5% पर लाइक एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसे पैसे देता था। मनी लेंडर से इसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी श्यामलाल को? क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन था, जिसके लिए बैंक उसे लोन नहीं देने वाली थी। बैंक कम जमीन वाले फार्मर्स को लोन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि बैंक का फायदा नहीं होगा, उससे कुछ वापस उसका फायदा नहीं होगा। सो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये मनी लेंडर उसे क्या दे रहा था? लोन दे रहा था, जो कि 60% पर एनम हो जाता था। बहुत ज्यादा हो गया था श्यामलाल के लिए। फिर श्यामलाल ने क्या किया? श्यामलाल ने एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन लेना शुरू किया। तो ये क्या करता था ना, एग्रीकल्चरल ट्रेडर, वो श्यामलाल को सारा का सारा इक्विपमेंट्स जमा कर मतलब दे देता था, जो भी चीजें उसे चाहिए। फिर श्यामलाल से यही एग्रीकल्चरल ट्रेडर उसके सारे क्रॉप्स खरीद लेता था। सो एग्रीकल्चरल ट्रेडर का फायदा क्या हुआ कि वो अब इन क्रॉप्स को ज्यादा दामों में बाहर बेच सकता है। उसने तो फार्मर से खरीद लिया। फार्मर का क्या फायदा हुआ कि उसे बहुत ज्यादा पैसे लाइक उधार में ये नहीं पड़े, उसे लोन का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हुआ, और उसके क्रॉप्स भी अश्योर हो गया कि उसके क्रॉप्स भी बिक जाएंगे जो भी बनेगा। लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक,
अब यहाँ पर आते हैं अरुण। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन था और अरुण क्या कर सकता है, तो अरुण बैंक से, हम लोगों का अरुण सोनपुर में रहता है और सोनपुर से वो बैंक से लोन लेता है और यहाँ पर हम लोगों को दिखा रहा है 8.5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक उसे लोन देती है एग्रीकल्चर करने के लिए। फिर वो सारे के सारे काम कर लेता है, लोन रिपे कर देता है, वापस से जितना भी सरप्लस जो आलू वालू उसने उगाया हुआ होता है उसके लिए भी वो वेयर हाउस में रखने के लिए अलग से लोन ले लेता है। सो इससे क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता, बैंक से वो लोन भी लेकर काम कर लेता है। सो इसके लिए तो बहुत सही हो गया। 7 एकड़ जमीन है, इतना अच्छा 8.5% पर एनम में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको मिल जा रहा है लोन। यहाँ पर देखो दो सिचुएशन हम लोगों ने देखा, एक में है 60% पर एनम, एक साल में 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वही बैंक से लेने की वजह से इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ 8.5% लाइक 8.5% देना पड़ रहा है। कहाँ 60%, कहाँ 8.5%, कितना अंतर है, कितना ज्यादा अंतर है। सो इस वजह से बैंक से लोन लेना ज्यादा अच्छा होता है, बट वही जमीन होनी चाहिए। लोन टेकन फ्रॉम लैंड ओनर बाय लैंडलेस लेबरर। इसके पास जमीन था, इसके पास जमीन था, इसके पास कम जमीन था इसलिए ये ट्रेडर से लेता था लोन, इसके पास ज्यादा जमीन था इसलिए ये बैंक से लेता था लोन। लेकिन तीसरा एक कैटेगरी है जिसके पास जमीन ही नहीं है, जो दूसरों के यहाँ पर काम करता है। अब दूसरों के यहाँ पर काम करता है तो उसको तो उतनी ही थोड़ी बहुत ही मिलती है, जो भी थोड़ा बहुत जो मिल गया मिल गया। बहुत समय तो उसके पास काम भी नहीं रहता। मनी लेंडर्स सॉरी जो हमारे ये जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके पास बहुत समय काम भी नहीं होता। कैसे काम नहीं होता, हमारे पास हार्वेस्टर्स है, थ्रेशर्स है, हर एक चीज है जिसकी वजह से, जिसके मदद से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो जब हर कुछ है तो फिर लेबर की क्या जरूरत, बहुत समय तो लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ती किसी को। सो इस वजह से यहाँ पर हमारी जो रामा है उसे क्या करना पड़ता है, उसे लैंड ओनर से पैसे लेने पड़ते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। सो लोन लेना पड़ता है। क्यों लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते कि वो अपने घर चला सके। कोई मर गया या किसी की शादी होने वाली हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उसे सब चीजों के लिए मनी लेंडर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और इसी वजह से चाहे वो मतलब उसका मन करे ना करे, मनी लेंडर उससे कितना भी बुरा व्यवहार करे, फिर भी उसे क्या करना पड़ता है, तो काम करना पड़ता है वहां पर। सो ये था तीसरा सिचुएशन जहां पर हमारे जो लैंडलेस लेबरर्स है उसे मनी लेंडर से, नॉट मनी लेंडर्स, आई वोंट से मनी लेंडर्स, लैंड ओनर्स कहूंगी मैं, लैंड ओनर से पैसे लेने पड़ते हैं। फिर हमारा लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। देखो कोऑपरेटिव्स क्या होता है, हम लोगों ने देखा था ना कोऑपरेटिव्स क्या होता है। कोऑपरेटिव्स लाइक फार्मर्स का अलग कोऑपरेटिव होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनका एक अलग सा ग्रुप हो गया, फार्मर्स का एक अलग सा ग्रुप हो गया, इंडस्ट्रियल लेबरर्स का अलग सा ग्रुप हो गया। इन सब ने एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए ये कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें कि ये सारे के सारे 100 to 200 मेंबर्स होते हैं। यही लोग पैसे जमा करते हैं एंड फिर इसी जगह से वो लोग कोऑपरेटिव सेक्टर से ये लोग क्या करते हैं, तो लोन उठाते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, हम सब जानते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया क्या है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया है हमारे बैंक से जितना भी हम लोन उठाते हैं उन सबको हम कह सकते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। बैंक सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, ये दो तरीके का होता है ना यहाँ पर, फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल जितना भी सारा बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारा हो जाएगा फॉर्मल वाले में। इनफॉर्मल में क्या होगा, मनी लेंडर्स, फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फिर ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, ये सारे हो जाएंगे हमारे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है कि कितना कौन कौन से बैंक से कितना लोन जा रहा है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे जितने भी बैंक है उन सबका मतलब लेखा जोखा हम अगर कहते हैं तो लेखा जोखा रखती है। सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है कौन सा बैंक, जितना भी जो भी फॉर्मल सेक्टर बैंक्स है वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, सही से मेंटेन करके रखती है बैंक को। लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। जितना भी डिपॉजिट उनको मिलता है उसमें से कुछ मिनिमम कैश बैलेंस तो हमेशा ही बैंक के पास रहता है, चाहे वो जितना भी बोरोवर्स को दे क्यों ना दे, फिर भी उनके पास मिनिमम कैश बैलेंस रहता है। और आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कैश बैलेंस को मॉनिटर करते रहती है, हाँ इतना होना चाहिए, इतना सही है, ये सारी चीजें आरबीआई का काम है। सिमिलरली आरबीआई क्या करती है, तो बैंक देखती है, ये भी देखती है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेस है उसी को लोन प्रोवाइड ना करे, बल्कि उन वैसे लोगों को भी लोन्स प्रोवाइड करे
जिनकी प्रॉफिट नहीं हो पाती, लाइक जो लोग नॉन प्रॉफिटेबल है, जो लोग थोड़े बहुत लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, स्मॉल कल्टीवेटर्स चलाते हैं, उन लोगों को भी, स्मॉल बोरोवर्स है, उन लोगों को भी लोन दे। एंड पीरियोडिकली बैंक क्या करती है, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी साल भर में हुआ, वो सारा का सारा जमा करके आरबीआई को दे देती है कि कितना उन्होंने मतलब बोरोवर्स को दिया है, पैसे दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है, सब कुछ वो आरबीआई तक जमा करती है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये तो था कि हमारे फॉर्मल सेक्टर को देखने के लिए तो है हमारा आरबीआई, पर क्या इनफॉर्मल सेक्टर को देखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, हम यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बैठा सकते। अब दुकान से हम लोन ले रहे हैं तो कितने लोगों को पता चलेगा? दुकान से अगर हमने लोन लिया है, लोन इन द सेंस कि हम अगर कर्ज में, राशन की दुकानों में ज्यादा चलता है ना ये कर्ज, उधारी वाला, उधारी में खाना खाना, उधारी चलाना। सो अगर हमने उधार लिए हैं दुकान वाले से तो कितनों को पता चलेगा? बहुत रेयर, किसी को भी नहीं, हमें और दुकानदार को पता चलेगा। अगर हमारे रिलेटिव्स ने हमें कुछ पैसे दिए हैं तो कितनों को पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा। मनी लेंडर्स हो गए, वैसे वैसे बहुत सारे, अगर एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स जैसे हम लोगों ने देखा था, लैंड ओनर्स जैसे देखा था, तो उस हिसाब से क्या होता है, बहुत वास्ट एरिया हो जाता है जिसको सुपरवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। विच इज वाई क्या होता है ना कि ये जो मनी लेंडर्स हैं या जितने भी लोग मार्केट से पैसे उठाते हैं, वो अपनी मनमानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे देते हैं, और झेलना किसको पड़ता है? हम लोगों को झेलना पड़ता है, हम लोगों को तकलीफ होती है। So higher cost of borrowing means a large part of earnings of the borrowers is used to repay the loan. हाँ ऑब्वियसली, अगर ज्यादा लोन, अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन हम लोगों को मिल रहा है तो आधा से ज्यादा अर्निंग क्या होगा? हम लोगों को तो लोन रिपे करने में ही लग जाएगा, और इस वजह से बोरोवर्स का क्या होता है, इनकम कम हो जाता है। जैसे हम लोग श्यामलाल के केस में देखे सोनपुर में, in certain cases the high rate of interest borrowing can meant the amount to be repaid in a greater than the income of the borrower. कभी कभी तो इनकम जितना है उससे भी ज्यादा हम लोगों को तो लोन में ही चुकाने में लग जाता है। जैसे वो हम लोगों की रामा वाला केस था ना, आई गेस रामा ही थी ना वो, स्वप्ना वाले केस में जैसे हम लोगों ने देखा था, स्वप्ना वाले केस में जब जितना ना उसका इनकम हुआ उससे ज्यादा तो उसको चुकाने में ही लग गया, ज्यादा पैसे लग गया। सो इसकी वजह से क्या होता है, तो डेप्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हम लोगों को डेप्ट ट्रैप की तरफ ले जाता है। रामा वाला केस भी कुछ वैसा ही था, वो भी डेप्ट ट्रैप में फंसी गई थी, उसके पास भी पैसे नहीं थे रिपे करने के लिए अपने लैंड ओनर को, और वो और उठाते गई, लोन उठाते गई, एंड फिर वो डेप्ट ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंस गई। और ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे और नॉट डू सो बिकॉज द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बहुत समय लोग कोशिश भी करते हैं कि वो कुछ बिजनेस कर ले, लेकिन शायद ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, बोरो करने में बहुत ज्यादा लग जाता है, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो बोरो नहीं कर पाते। और इसी वजह से हम लोगों को ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे ग्राम वाले इलाके, गांव वाले इलाके जो है, वहां पर बैंक हो, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो, ताकि जितने भी लोगों की जो लोन लोन नीड्स है वो पूरा का पूरा हो सके। सो ये क्या होगा, इसके वजह से हायर इनकम होगा, लोग ज्यादा कमा पाएंगे कैसे? क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाएगा, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स हम लोगों को कम रिपे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट का जो आधा से ज्यादा हिस्सा है वो हमारे पास होगा, तो दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली हमारा इनकम बढ़ाएगा। So they could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trades in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. Exactly, यहाँ पर हम लोगों को बोल दिया cheap और affordable जो credit है वो बहुत ज्यादा important है हमारे country के development के लिए, क्योंकि ज्यादा महंगा credit मतलब हम लोगों का नुकसान, not फायदा। सो यहाँ पर हम लोगों को फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज में हो गए व्हाट में हम लोगों को एक टेबल दे दिया है, इट्स टेबल ग्राफ दे दिया है, ग्राफ 2, जहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि 2003 के अकॉर्डिंगली कितने लोग ऐसे हैं जो लोग की इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से। तो पुअर हाउस होल्ड का अगर बात करें तो जितने भी गरीब हाउस होल्ड वाले वो 85% तो फिर वही हमारे लैंड ओनर्स और मनी लेंडर से ही पैसे उठाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, और जो 15% है वो फॉर्मल सेक्टर से। फिर हम लोगों ने देखा हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स है, वो लोग 53% लोग मनी लेंडर से पैसे उठाते हैं, 47% लोग क्या करते हैं तो बैंक से पैसे उठाते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड हम कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग में से 72% लोग क्या करते हैं तो मनी लेंडर से पैसे उठाते हैं, एंड
सॉरी आई मीन 28% जो है वो मनी लेंडर से पैसे उठाते हैं एंड 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर दैट इज बैंक से पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं। रिच तो भाई बैंक से ही लेते हैं रिच वाले लोग, और सिर्फ 10% है जो कि मनी लेंडर्स या फिर मार्केट से बोरो करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे बैंक और जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है वो कहाँ पर सेटअप किया जाए, तो रूरल एरियाज में। बिकॉज जो 85% जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है। और चाहे वो अर्बन एरियाज में भी जो 85% लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंक्स लोन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाए, क्योंकि वो लोग क्या करिए तो मनी लेंडर से पैसे ले रहे हैं जो कि 5% 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्हें पैसे देते हैं। So secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives this loan. और क्योंकि और दूसरा बात क्या है, although secondly फॉर्मल सेक्टर एक्सपैंड तो करना चाहिए ही, बट उसके साथ साथ क्या हमें जरूरत है, हम लोगों को ये भी जरूरत है कि सबको लोन मिले भी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बिना लोन की वजह से, लोन नहीं मिलने की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से पढ़ ही ना पाए, आगे बढ़ ही ना पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर में क्या है, यहाँ पर देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ औरतों का होता है, इसमें कोई आदमी नहीं होता। 15 से 20 औरतें होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और ये जो ग्रुप है ये इन्हीं औरतों का होता है। यही औरतें पैसे जमा करती हैं, एक साथ मिलती हैं, और वहां पर पैसे जमा करने के बाद फिर पैसे यहाँ से निकालती हैं कामों के लिए, अपने अपने कामों के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा है औरतों के डेवलपमेंट के लिए। किस तरीके से औरतों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर जो 15-20 औरतें हैं वो सारी की सारी एक साथ बैठती हैं, वो सारी की सारी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं, सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस कर सकती है। इट्स लाइक कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स, अपने घर वाले प्रॉब्लम्स या सोशल इश्यूज या जो भी सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास हो वो एक दूसरे के साथ शेयर करती है, और एक ही लोकेलिटी की होती है। एंड द बेस्टेस्ट पार्ट इज कि औरतों के साथ ऐसा होता है ना कि पैसे अगर लिए हैं तो वो वापस करेंगी ही, जाएंगी कहाँ, वो वापस तो कहीं नहीं जाने वाले ना, वहां से भागने तो वाले नहीं है कि पैसे लेकर भाग गए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनका घर परिवार सब कुछ वहीं पर है, उनका तो पूरा का पूरा संसार ही वही है। सो दैट इज वाई यहाँ पर क्या होता है, दे आर वेरी मच रिलायबल। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक और चीज है कि ये लोग जितने भी लोन लेने का और देने का काम करते हैं, पैसे देने का जो काम करते हैं, इन सब में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हैं। सो साल या 2 साल हो जाने पे वो रिकॉर्ड दिखाकर, वो बैंक को अगर रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि हाँ हमारा क्रेडिट जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छा है, हम ऐसे काम करते रहते हैं, क्रेडिट लेने का और लोन देने का काम हम करते रहते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रुप है ये बैंक से भी बाद में पैसे उठा सकते हैं, बट शर्त है कि ये लोग अपना क्रेडिट वैल्यू और क्रेडिट सिचुएशन जो है वो सही करके रखे। इस हिसाब से वो लोग फिर बैंक से भी लोन ले पाएंगे। सो ये सारी चीजें हैं हम लोगों का। लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, and not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of group provides a platform to discuss and act on the variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारे तो है ही, उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या क्या चीज़ों के लिए हमें पैसे मिल जाते हैं, चाहे हम लोगों को रॉ मटेरियल खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, सीड्स खरीदने हो, या बैम्बू या क्लोथ्स बनाने के लिए हो, हाउसिंग मटेरियल्स के लिए हो, या फिर मशीन खरीदना हो, लाइक सिलाई मशीन खरीदना हो, शिविंग मशीन, हैंडलूम्स, केटल्स खरीदने हो, लाइक मुर्गियाँ खरीदनी हो या फिर बकरियाँ खरीदनी हो, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ताकि जो औरतें हैं वो खुद में ही सेल्फ रिलायंट हो सके, वो खुद भी थोड़ा बहुत कमा सके, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज लाइक ना वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस, सबसे बड़े सक्सेसेस में से एक है, जो कि गरीबों के लिए ग्रामीण बैंक्स जो बनाए गए थे। ये कब शुरू हुआ था, 1970s में शुरू हुआ था। एक स्मॉल प्रोजेक्ट था, लाइक ग्रामीण बैंक्स इन लोगों ने सोचा था, एक स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह इन लोगों ने शुरू किया था, लेकिन अब 6 मिलियन बोरोवर्स है और 40,000 विलेजेस, बांग्लादेश के 40,000 विलेजेस में ये बैंक्स लगाए हुए हैं, और जितने भी बोरोवर्स है उसमें से औरतें हैं ज्यादा। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वुमेन एंड दे बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। औरतें ज्यादा हैं बोरोवर्स, और जो सबसे गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करती है वैसी औरतें हैं। ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड, दे बोरो, दीज बोरोज हैव प्रोवाइड दैट नॉट ओनली
are poor women reliable borrowers, but they can start and run a variety of small income generating activities successfully. So ये हमें दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ औरतें जो हैं, जो गरीब औरतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिलायबल ही नहीं है, रिलायबल इन द सेंस कि वो अगर लोन ले रही है तो वो वापस भी करेंगी, बट एट द सेम टाइम वो औरतें अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, जो कि पैसे लेकर जो बिजनेस है वो भी चला सकती हैं और आगे बढ़ा सकती है, अपने घर को भी सपोर्ट कर सकती हैं. सो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पूरा शॉर्ट में बता दिया है. सो आशा करती हूँ आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए होंगे. और तो अगर नहीं भी हुआ होगा तो मैंने इसके पहले एक्सप्लेन्ड वीडियोस भी बनाए हैं, टॉपिक वाइज लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस भी है उसमें. सो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो. सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली and be prepared for your examinations because it's your boards. So thank you very much.